सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द एग्जाम 90 में। तो मैं आकाश यादव एक बार फिर से आप सभी का अपने इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, आपका टाइम टेबल भी आ चुका है। तो अब हमको तैयारी कुछ रणनीति के हिसाब से करनी है। अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा और कैसे पढ़ा, डजेंट मैटर, लेकिन हाँ, अब क्या करना है, कैसे पढ़ना है, इसके लिए एक बेहतर सा नियम और एक बढ़िया सी रणनीति बना के चलनी है, तब जाकर के कहीं हम अच्छा कर पाएंगे भाई। तो वैसे ही केमिस्ट्री में एक शानदार रणनीति के साथ अब आगे बढ़ेंगे, और जो आपका सिस्टम एक अच्छे तरीके से चलना चाहिए, तब जाकर के बढ़िया सी आपके नंबर बन पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो उसी के लिए मैं आज लेकर आया हूँ कुछ छोटी सी प्यारी सी रणनीति, और उम्मीद है कि अगर आप इसे लागू करते हैं खुद के ऊपर, आप इस प्रकार से अपने आप को इसमें ढाल रहे हैं इस नियम में, तो मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि आपका बढ़िया से अच्छे तरीके से नंबर बन जाएगा केमिस्ट्री में। तो पहले क्या है भाई, केमिस्ट्री हमारे देखिए, एक आप फिजिकल केमिस्ट्री, तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसको हम लोग पहले से समझते हैं भाई। उसके बारे में क्या हमारी रणनीति है वो देखते हैं। तो 3 चैप्टर हैं, एक है आपका विलयन, दूसरा विद्युत रसायन, और तीसरा चैप्टर है आपका रसायन बलगत की। तीनों चैप्टर को पहले क्या करते हैं भैया, बढ़िया से तैयार कर लेते हैं। क्योंकि पहला चैप्टर जो आपका विलयन है उसमें से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। दूसरा चैप्टर जो आपका विद्युत रसायन है उसमें से 7 नंबर। तीसरा चैप्टर जो आपका रसायन बलगत की है उसमें से भी 7 नंबर पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से 23 नंबर का खेल है भाई, 22 से 23 नंबर का खेल है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिनों में ये 22 से 23 नंबर अपना कंप्लीट कर चुके होंगे। इस तरीके से समझना। पहला चैप्टर आपका है विलयन। भाई विलयन में हमको क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, एक चीज़ और है भाई, मैं यहाँ पास आपको बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है, और वो मैं डेली करके 2-2, 3-3 टॉपिक डेली मैं 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो में कंप्लीट करवाता चलूँगा आपकी। तो देखिए, चैप्टर 2 जो है आपका विलयन, सॉरी चैप्टर 1 जो आपका है विलयन, उसमें से क्या पढ़ना है। पहला तो आपको क्या पढ़ना है, सांद्रता व्यक्त, सांद्रता के मतलब कि सांद्रता के पदों में व्यक्त करना। जो चीज़ें हैं उनको सांद्रण के पद में व्यक्त करना, जैसे मोलरता हो गई, मोललता हो गई, और आपका मोल प्रभाज हो गया। देखो, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज प्लस में न्यूमेरिकल, इसके साथ साथ इन तीनों के न्यूमेरिकल भी हमको कुछ कर लेने हैं, प्रैक्टिस कर लेनी है भाई। न्यूमेरिकल भी ज़्यादा हार्ड तो नहीं, लेकिन हाँ पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। दूसरा है अणुसंख्य गुणधर्म, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। अणुसंख्य गुणधर्म जो आपका है वो है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, राउल्ट का नियम, परासरण एवं परासरण दाब। जी, राउल्ट का नियम 2 परिस्थितियां होती है, एक वाष्पशील विलयन के लिए, दूसरी अवाष्पशील विलयन के लिए। हमको दोनों पढ़ना है भाई। तो राउल्ट का नियम हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, परासरण एवं परासरण दाब, फिर आपका क्या हो गया, वान ठाप गुणांक, प्लस में न्यूमेरिकल। ये आपके 8 नंबर क्लियर कर रहे होंगे यदि आप इतना सा कंप्लीट कर रहे हैं विलयन चैप्टर से। तब यदि आप इतना सा विलयन से कंप्लीट कर रहे हैं इतने टॉपिक, तो गारंटी मैं ले रहा हूं कि 8 नंबर आप क्लियर कर चुके होंगे। अब आगे आइए, विद्युत रसायन में आपको क्या क्या पढ़ना है। विद्युत रसायन, भाई विद्युत रसायन में तो पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चालकत्व, विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये आपके चालकत्व हो गया, विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद कोलराउस का नियम, भाई कोलराउस का नियम भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड और रिस्पेक्टेड भी बोल सकते हैं। और ये आपका क्या हो गया है, फैराडे का नियम। जी, फैराडे का नियम पूछे या ना पूछे, लेकिन न्यूमेरिकल तो बनेंगे ही बनेंगे भाई उसमें से। और अगला आपका क्या है, फैराडे के नियम के बाद आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड एक होता है इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं भाई, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव एवं इलेक्ट्रोड विभव दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अब फिर आपका आता है नष्ट समीकरण। कुछ भी चाहे इस चैप्टर से ना पूछे, लेकिन नष्ट समीकरण कहीं जाने वाला नहीं, बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा भाई, जरूर से जरूर आएगा, ध्यान देना। नष्ट समीकरण और सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ, और ये आपका सेल नियतांक। सेल नियतांक भाई गारंटी तो इस बात की नहीं, लेकिन हाँ सेल नियतांक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सेल नियतांक की परिभाषा पूछ लिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा सेल नियतांक। और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि विलयन में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट हैं, और ये अक्सर कर बच्चे इसे ध्यान नहीं देते हैं और ये छूट जाती है। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक,
जब आप क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन ये पढ़ रहे होंगे तो वहीं पास एक नियतांक या तो फिर स्थिरांक बोलो वो आता है, और उसी को हम लोग कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक या तो फिर मोलल अवनमन स्थिरांक। ये क्लाउड्स में जितना बना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। और दूसरा है हिमांक अवनमन एवं क्वथनांक उन्नयन से अणुभार की गणना करनी। भाई साहब यहाँ पास क्या है, जो आपका के बी होता है यही तो होता है, के बी और के एफ इसी प्रकार से होता है। ये फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हो जाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए हो जाएगा। तो क्वथनांक बॉइलिंग का मतलब क्वथनांक हो गया, ये आपको क्वथनांक में उन्नयन अर्थात मोलल उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा, ये अवनमन के लिए हो जाएगा। चलिए भाई, प्लस में न्यूमेरिकल भी आपको कर लेना है। और एक नंबर में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कई बार देखा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, कि शुद्ध जल की मोललता ज्ञात कीजिए। शुद्ध जल की मोललता ज्ञात कीजिए, वही 55.56 होती है भाई, 55.56 होती है। ये बहुविकल्पी में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और लास्ट फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जो आपका बन रहा है वो क्या है, बच रहा है रसायन बलगतिकी। रसायन बलगतिकी से 7 नंबर आते हैं भाई, 7 नंबर के क्वेश्चन रसायन बलगतिकी से होते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं, वही आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, इनसे संबंधित कोई एक न्यूमेरिकल पूछेगा या तो स्वयं इसका समाकलित वेग समीकरण पूछ लेगा। लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसका सूत्र जरूर याद कर लेना और अर्धायु काल का सूत्र याद कर लेना, काम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पास फिलहाल देखते हैं क्या क्या है। तो अभिक्रिया का औसत और ताक्षणिक, पर्सनल, आणविकता और कोटि नहीं पढ़ना है, पहले आपको पढ़ना है कोटि और आणविकता में अंतर। इस तरीके से दोनों चीज़ आपका कंफर्म हो चुका होगा और 7 नंबर भी यहाँ से बन रहे होंगे। तो तीसरी बात है आपकी समाकलित वेग समीकरण, या तो बोलें अर्धायु काल केवल शून्य और फर्स्ट कोटि के लिए, मतलब कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको वेग समीकरण ज्ञात करना है और ये तरीका सीखना है इसका। अर्धायु काल भी फर्स्ट कोटि मतलब कि प्रथम कोटि और शून्य कोटि के लिए ज्ञात करना है। और आगे हो जाएगा वेग स्थिरांक एवं उसका मात्रक। हाँ जी, ये बहुविकल्पी में पूछा जाएगा आपका, वेग स्थिरांक और उसका मात्रक ज्ञात कीजिए। जरूरी नहीं कि वेग स्थिरांक की परिभाषा पूछे, लेकिन ये 100% है कि इस चैप्टर से 1 नंबर अर्थात बहुविकल्पी में आपका मात्रक पूछा जाएगा वेग स्थिरांक का। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, शून्य और प्रथम और द्वितीय तीनों के लिए याद कर लेना इसका मात्रक क्या होता है। वेग नियम क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा और आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस आए या ना आए, लेकिन इस पर आधारित न्यूमेरिकल के चांसेस रहेंगे भाई, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुके हैं। अब डेली मैं एक एक करके इनकी वीडियो लाऊंगा, आपको मिलती रहेगी वीडियो। और हाँ, अगर आपको आगे की कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जा करके देख लीजिएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो के साथ। अब ये फिजिकल केमिस्ट्री आज से शुरू हो जाएगी और कंप्लीट होती रहेगी। फिलहाल आज तो इसकी वीडियो जाएगी, कल पहली टॉपिक यहाँ से 1-2 टॉपिक हम खत्म कर चुके होंगे कल। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, चलते हैं, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।